नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी पर दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, गति एवं चलन, यानी लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पर मानव शरीर के संदर्भ में। सही। हमारे पास स्रोत के तौर पर एनसीईआरटी जीव विज्ञान का अध्याय 17 है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी गहराई में उतरें और समझे कि हम हिलते डुलते कैसे हैं। सेलुलर लेवल से लेकर पूरे कंकाल तंत्र तक। हाँ, तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम कितनी आसानी से चल फिर लेते हैं, मतलब बिना सोचे भी हाथ हिला लेते हैं। ये होता कैसे है सब? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गति या मूवमेंट ये तो जीवन की एक बेसिक निशानी है ना? और जैसा आपने कहा, ये लगता बड़ा सहज है, पर इसके पीछे बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। हमारी मांसपेशियां, हमारा ढांचा यानी कंकाल और हमारा नर्वस सिस्टम। मतलब एक पूरा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। बिल्कुल, एक जटिल तालमेल। तो आज हम इसी तालमेल और इन सिस्टम्स की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे जो स्रोत सामग्री में दी गई हैं। बेहतरीन। तो सबसे पहले ये बताइए कि हमारे शरीर में कोशिका के स्तर पर कितनी तरह की गतियां होती हैं। स्रोत में 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, अमीबीय, पक्षमाभी और पेशीय। हाँ, ये 3 बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहले अमीबिया गति। ये जैसा नाम से लगता है, अमीबा जैसी हरकत है। अच्छा। हमारे खून में जो मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, श्वेत रक्त कोशिकाएं, हाँ हाँ। वो इसी तरह चलती हैं। इसमें सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, वो बहता है, जिससे नकली पैर जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, हाँ पढ़ा है। और सेल आगे बढ़ता है। इसमें सेल के अंदर के माइक्रोफिलामेंट्स मदद करते हैं। ओके। और दूसरी थी पक्षमाभी, सिलियरी मूवमेंट। हाँ, पक्षमाभी गति। ये उन अंगों में होती हैं जिनकी अंदरूनी सतह पर छोटे धागे जैसे सीलिया होते हैं। जैसे हमारी सांस की नली। ट्रैकिया, बिल्कुल सही। वहां ये सीलिया एक साथ हिलकर धूल वगैरह को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अंडे को आगे बढ़ाने में भी इनका रोल है। अच्छा। और तीसरी, जो सबसे कॉमन है, वो है पेशीय गति, मस्कुलर मूवमेंट। यानी हमारे हाथ पैर हिलाना, जबड़ा चलाना, जीभ हिलाना, ये सब। हाँ, ये सब। ये न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने, मतलब लोकोमोशन के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमारी बॉडी का पोस्चर बदलने के लिए भी। और जैसा हमने शुरू में कहा, इसके लिए मसल्स, स्केलेटन और नर्वस सिस्टम तीनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। समझ गई। तो चलन और पोस्चर के लिए पेशीय गति मुख्य है। चलिए इसी पर फोकस करते हैं। स्रोत कहता है कि लोकेशन के आधार पर 3 तरह की पेशियां हैं, कंकाल, अंतरंग और हृद। स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से अलग हैं। कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल, ये सीधे हमारे कंकाल हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखो तो इनमें धारियां दिखती हैं, स्ट्राइप्स। इसलिए इन्हें स्ट्रेटेड मसल या रेखित पेशी भी कहते हैं। अच्छा, स्ट्राइप्स की वजह से। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इनकी हरकत हमारे कंट्रोल में होती है, वॉलंटरी, ऐच्छिक। जैसे हाथ हिलाना। बिल्कुल। चलना, पोस्चर बदलना, ये सब इन्हीं का काम है। और अंतरंग पेशी, विसरल? विसरल मसल्स हमारे अंदर के खोखले अंगों, जैसे कि आहार नाल, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनकी दीवारों में होती हैं। पेट और आंतों में? हाँ, कह सकते हैं। इनमें धानियां नहीं होती, ये स्मूथ दिखती हैं, चिकनी। इसलिए नॉन स्ट्रेटेड या अरेखित पेशी। और इनकी हरकत हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलेंटरी, अनैच्छिक। मतलब हम सोचकर पेट की मसल्स नहीं सिकोड़ सकते। सही। जैसे खाना अपने आप नली में आगे बढ़ता है, वो इन्हीं मसल्स की वजह से है। ओके। और तीसरी, हृदय पेशी, कार्डियक। कार्डियक मसल्स ये सिर्फ दिल में होती हैं, हृदय की मांसपेशियां। अच्छा, सिर्फ दिल में? हाँ, ये दिखने में तो धारीदार होती हैं, स्ट्रेटेड, लेकिन इनकी कोशिकाएं ब्रांच्ड होती हैं, शाखित। और ये भी इनवॉलंटरी हैं, अनैच्छिक। हाँ, दिल तो अपने आप धड़कता है। बिल्कुल, बिना रुके, बिना थके, जिंदगी भर। ये उनकी खास बनावट और इनवॉलंटरी कंट्रोल का ही नतीजा है। ये क्लासिफिकेशन तो एकदम क्लियर है। अब कंकाल पेशी की बनावट को थोड़ा और डिटेल में देखें। स्रोत में फाशिया, फैसिकल्स, मसल फाइबर, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, मायोफिब्रिल जैसे शब्द हैं। ये सब क्या है? जरूर। देखिए, एक पूरी स्केलेटल मसल जो है, वो कई मसल बंडल से बनी होती हैं। इन बंडल्स को कहते हैं फैसिकल्स या पूलिका। बंडल्स, अच्छा। हाँ, और ये सारे बंडल एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से घिरे होते हैं, जिसे कहते हैं फाशिया।
ओके, फाशिया सबसे बाहर। हाँ, अब हर फैसिकल के अंदर कई मसल फाइबर होते हैं। यही मसल फाइबर असल में मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स को ही मसल फाइबर कहते हैं। हाँ, ये लंबे होते हैं ना। इन फाइबर्स की जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली, उसे सार्कोलेमा कहते हैं और अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म। ठीक है। सार्को मतलब मसल से जुड़ा हुआ लगता है। सही पकड़ा। और एक खास बात, मसल फाइबर में एक नहीं कई न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा। सार्कोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसे यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये कैल्शियम आयनों का स्टोर हाउस है, Ca++ आयंस। कैल्शियम आयन, ये नाम पहले भी आया था। ये जरूरी है क्या? बहुत जरूरी, संकुचन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। उस पे हम आएंगे। ठीक है। अब इस सार्कोप्लाज्म में और भी बारीक धागे होते हैं, मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल। इन्हीं की वजह से वो धारियां दिखती हैं। अच्छा, मायोफिब्रिल की वजह से धारियां हैं। हाँ, क्योंकि इनमें हल्के और गहरे रंग के बैंड्स होते हैं बारी बारी से। लाइट बैंड को आई बैंड और डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं। आई और ए बैंड्स। ये पैटर्न दो मेन प्रोटीन की वजह से बनता है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन वाले फिलामेंट पतले होते हैं, वो आई बैंड बनाते हैं। मायोसिन वाले मोटे होते हैं, वो ए बैंड बनाते हैं। ओके, पतले एक्टिन, मोटे मायोसिन। अब इसको और जूम करके देखें तो हर लाइट आई बैंड के बीच में एक डार्क लाइन होती है, जिसे जी रेखा कहते हैं। जी रेखा। हाँ, एक्टिन फिलामेंट इसी जी रेखा से जुड़े होते हैं और मोटे मायोसिन फिलामेंट ए बैंड के बीच में एक एम रेखा से जुड़े होते हैं। एम रेखा। हाँ, ठीक है। ए बैंड का बीच का वो हिस्सा जहां एक्टिन नहीं पहुंचते, उसे एच जोन कहते हैं। एच जोन, जहां सिर्फ मायोसिन है। हाँ, सिर्फ मायोसिन का मोटा हिस्सा। अब दो लगातार जी रेखाओं के बीच का जो पूरा रीजन है, जिसमें एक पूरा ए बैंड और दोनों तरफ के आधे आधे आई बैंड आ जाते हैं, उसे कहते हैं सार्कोमेर। सार्कोमेर। हाँ, और यही सार्कोमेर मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है, मतलब काम करने वाली इकाई, जैसे एक छोटी सी मशीन जो सिकुड़ सकती है। वाह, तो सार्कोमेयर ही वो यूनिट है जो छोटी होती है जब मसल सिकुड़ती है। और ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो ये बैंड बनाते हैं, इनकी अपनी बनावट कैसी है, ये कैसे दिखते हैं? बिल्कुल, इनकी बनावट समझना जरूरी है। एक्टिन फिलामेंट जो पतला वाला है, वो असल में दो एफ एक्टिन धागों से बना है। एफ मतलब फिलामेंटस। दो धागे लिपटे हुए। हाँ, एक दूसरे पर लिपटे हुए। और हर एफ एक्टिन धागा कई छोटे गोल जी एक्टिन मॉलिक्यूल से बनता है। जी मतलब ग्लोब्यूलर। जी से एफ बनता है और दो एफ मिलके एक्टिन फिलामेंट। बिल्कुल। इनके साथ दो और प्रोटीन धागे लिपटे रहते हैं, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। हाँ, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। ये क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम की हालत में जब मसल रिलैक्स्ड है, तब यही ट्रोपोमायोसिन एक्टिन पर उन जगहों को ढककर रखता है जहां मायोसिन जुड़ सकता है। मतलब ये एक तरह का ताला है। अच्छा, मायोसिन के जुड़ने की जगह को ब्लॉक करता है। हाँ, अब आते हैं मायोसिन पर, मोटा वाला फिलामेंट। ये कई मेरोमायोसिन नाम के प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनता है। मेरोमायोसिन। हर मेरोमायोसिन का एक सिर होता है, हेड, और एक पूंछ, टेल। सिर वाले हिस्से में एक छोटी गर्दन या भुजा भी होती है। सिर और भुजा को मिलाकर कहते हैं क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म। यही सिर बाहर की तरफ निकला होता है और इसमें दो खास बातें। एक तो इसमें एटीपी तोड़ने वाला एंजाइम होता है, एटीपीएज, एनर्जी के लिए। हाँ, और दूसरी इसमें एक्टिन से जुड़ने की जगह होती है, बाइंडिंग साइट। ओह, तो एक्टिन पर मायोसिन के लिए जगह है जो ढकी हुई है, और मायोसिन के पास एक्टिन से जुड़ने और एनर्जी बनाने की क्षमता है। बिल्कुल, स्टेज सेट है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो फिर असल में संकुचन होता कैसे है, ये सब जुड़ते कैसे हैं? स्रोत में सर्पी तंतु सिद्धांत, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जिक्र है। यही है वो, मतलब सरकते हैं। सरकते हैं एक दूसरे के अंदर। हाँ, अंदर की तरफ, सेंटर की ओर। ये पूरी एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल आता है। ये सिग्नल एक मोटर न्यूरॉन के जरिए मसल फाइबर तक पहुंचता है। नर्व सेल से मसल सेल तक। हाँ, जहां न्यूरॉन और मसल फाइबर मिलते हैं, उस जंक्शन को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वहां पर न्यूरॉन एक केमिकल छोड़ता है, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर। सही। ये केमिकल मसल फाइबर की मेम्ब्रेन यानी सार्कोलेमा पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, जैसे करंट। हाँ, एक तरह का इलेक्ट्रिकल वेव।
ये वेव पूरे फाइबर में फैल जाती है और अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, हाँ, कैल्शियम वाला स्टोर हाउस। उसको सिग्नल देती है कि कैल्शियम आयन Ca++ बाहर निकालो सार्कोप्लाज्म में। अच्छा, कैल्शियम बाहर आ गया, अब ये कैल्शियम आयन जाकर जुड़ते हैं ट्रोपोनिन से। वो ताले वाला प्रोटीन। हाँ, तो क्या कैल्शियम आयन ही वो चाबी है जो एक्टिन पर मायोसिन के जुड़ने का ताला खोलती है? लगता तो यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैल्शियम के जुड़ते ही ट्रोपोनिन की शेप बदल जाती है। इससे वो जो ट्रोपोमायोसिन धागा था, हाँ हाँ, वो अपनी जगह से हट जाता है और एक्टिन पर जो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट्स थीं, वो खुल जाती हैं, अनमास्क हो जाती हैं। ताला खुल गया, अब मायोसिन जुड़ सकता है। हाँ, अब मायोसिन का जो सर है, हेड, जिसमें पहले से एटीपी टूटकर एनर्जी स्टोर है, वो इन खुली हुई एक्टिन साइट्स पर जाके चिपक जाता है। इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज बनना। क्रॉस ब्रिज, एक्टिन और मायोसिन जुड़ गए। एग्जैक्टली। इसके तुरंत बाद मायोसिन का सर घूमता है, जैसे चप्पू चलाते हैं ना। हाँ, और एक्टिन फिलामेंट को सार्कोमियर के सेंटर की तरफ खींचता है, एम रेखा की तरफ। इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, धक्का दिया। हाँ, खींचा। अब क्योंकि एक्टिन जेड रेखाओं से जुड़े हैं, तो इस खिंचाव से जेड रेखाएं भी पास आ जाती हैं। सार्कोमियर छोटा हो गया। यही है मसल कॉन्ट्रैक्शन। वाह। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पतले एक्टिन फिलामेंट सरक रहे हैं, जिससे आई बैंड छोटे हो जाते हैं, लेकिन मोटे मायोसिन फिलामेंट की लंबाई यानी ए बैंड की लंबाई उतनी ही रहती है, वो नहीं बदलती। अच्छा, सिर्फ आई बैंड छोटे होते हैं, ए बैंड नहीं। सही। अब पावर स्ट्रोक के बाद एक नया एटीपी मॉलिक्यूल आकर मायोसिन हेड से जुड़ता है। नया एटीपी। हाँ, जैसे ही ये जुड़ता है, मायोसिन का सिर एक्टिन से अलग हो जाता है, क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। एटीपी जुड़ने से अलग हो गया। हाँ, फिर ये नया एटीपी टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है और मायोसिन का सिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, अगले पावर स्ट्रोक के लिए तैयार। मतलब ये साइकिल चलता रहता है, जुड़ना, खिंचना, छूटना, रीसेट होना। बिल्कुल। जब तक कैल्शियम आयन्स मौजूद हैं और एटीपी मिलता जा रहा है, ये साइकिल क्रॉस ब्रिज बनना, पावर स्ट्रोक, क्रॉस ब्रिज टूटना, ये चलता रहता है और मसल सुगड़ी रहती है। और जब सिग्नल बंद होता है? जब नर्व से सिग्नल आना बंद होता है, तो कैल्शियम आयनों को एक्टिवली वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में पंप कर दिया जाता है, वापस स्टोर हाउस में। हाँ, कैल्शियम हटते ही ट्रोपोनिन वापस एक्टिन साइट्स को ढक देता है, क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाते और मसल रिलैक्स हो जाती है, अपनी ओरिजिनल लंबाई में वापस आ जाती है। वाकई कमाल का मैकेनिज्म है। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर कितनी प्रिसिजन है, ये सब कितनी तेजी से होता होगा। बहुत तेजी से, मिली सेकेंड्स में। अच्छा, स्रोत में लाल और सफेद पेशी तंतुओं का भी जिक्र था, रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर्स, उनका क्या मतलब है? हाँ, ये दो तरह के मसल फाइबर होते हैं जिनमें कुछ फर्क होता है। जो लाल तंतु हैं, रेड फाइबर्स, उनमें मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन ज्यादा होता है। ये ऑक्सीजन स्टोर करता है और लाल रंग देता है। जैसे हीमोग्लोबिन खून में होता है। काफी कुछ वैसा ही। मसल के लिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं, तो ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एरोबिक रेस्पिरेशन से लंबे समय तक धीरे धीरे एनर्जी बना सकते हैं। मतलब ये देर तक काम कर सकते हैं बिना थके? हाँ, ये स्लो होते हैं पर परज्यू होते हैं, एंड्योरेंस वाले कामों के लिए अच्छे। और सफेद वाले व्हाइट फाइबर्स? सफेद तंतुओं में मायोग्लोबिन कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम। ये ज्यादातर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पे डिपेंड करते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के। तो ये तेज काम करते होंगे? हाँ, ये तेजी से और जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर जल्दी थक जाते हैं। लैक्टिक एसिड बन जाता है ना। अच्छा, थकान इन्हीं की वजह से होती ज्यादातर। हाँ, तेज एक्टिविटी में इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ज्यादा होता है, तो कैल्शियम जल्दी रिलीज और वापस होता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है। मतलब हमारे मसल्स में दोनों तरह के फाइबर्स का मिक्सचर होता होगा। बिल्कुल, ज्यादातर मसल्स में दोनों का मिक्स होता है, किसी में रेड ज्यादा, किसी में व्हाइट। समझ गई। तो ये पेशियां सिकुड़कर बल तो पैदा करती हैं, पर इन्हें हिलने डुलने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है जिस पर ये एक्ट कर सकें। और यहीं पर कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम का रोल आता है। एग्जैक्टली, कंकाल ही वो फ्रेमवर्क है। स्रोत के अनुसार इसमें 206 हड्डियां और कुछ कार्टिलेज हैं, और इसे दो मेन पार्ट्स में बांटा गया है, अक्षीय, एक्सियल, और उपांगीय, अपेंडिकुलर। पहले अक्षीय कंकाल की बात करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? अक्षीय कंकाल, जैसा नाम से पता चल रहा है, बॉडी के मेन एक्सिस पर होता है। इसमें कुल 80 हड्डियां हैं। 80? ओके। इसमें आती है हमारी खोपड़ी, स्कल, कशेरुक दंड, वर्टेब्रल कॉलम, उरोस्थी, स्टर्लम, और पसलियां, रिब्स। ठीक है। खोपड़ी में कितनी? खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां, 8 कपाल की हड्डियां,
क्रेनियल बोन्स जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ब्रेन बॉक्स। हाँ, और 14 चेहरे की हड्डियां, फेशियल बोन्स। इसके अलावा गले में एक यू शेप की हड्डी होती है, हायोइड बोन। इसकी खास बात यह है कि ये किसी दूसरी हड्डी से डायरेक्ट नहीं जुड़ती। अकेली हड्डी। अच्छा, फिर आता है कशेरुकदंड यानी रीढ़ की हड्डी। ये 26 वर्टेब्रे कशेरुकाओं से बनी होती हैं जो एक के ऊपर एक लगी होती हैं। 26? मैंने सुना था 33 होती हैं। हाँ, बच्चों में ज्यादा होती हैं, बाद में नीचे की खुद जुड़कर एक हो जाती हैं। सैक्रम 5 से जुड़कर एक बनती है और कॉक्सिक्स 4 से जुड़कर एक, तो एडल्ट में 26 रह जाती हैं। अच्छा, फ्यूज हो जाती हैं। हाँ, इन्हें रीजन के हिसाब से बांटा गया है। 7 गर्दन में सर्वाइकल, 12 छाती के पीछे थोरैसिक, 5 कमर में लंबर, 1 सैक्रम और 1 कॉक्सिक्स। ओके। ये हमारी बॉडी का मेन सपोर्ट है, सिर को सहारा देती है और इसके बीच से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, तो उसको प्रोटेक्ट भी करती है। पहली वर्टेब्रा एटलिस खोपड़ी से जुड़ती है। ठीक है। और स्टर्नम और पसलियां। स्टर्नम छाती के बीच में सामने की तरफ एक चपटी हड्डी होती है और पसलियां रिब्स 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी। पीछे ये थोरैसिक वर्टेब्रे से जुड़ती हैं और आगे ज्यादातर स्टर्नम से। पहली 7 जोड़ी ट्रू रिब्स हैं क्योंकि वो सीधे स्टर्नम से जुड़ती हैं कार्टिलेज के जरिए। और बाकी अगली 3 जोड़ी मतलब 8वीं, 9वीं, 10वीं ये फॉल्स रिब्स हैं। ये सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती बल्कि ऊपर वाली 7वीं पसली के कार्टिलेज से जुड़ जाती हैं। अच्छा, इनडायरेक्टली जुड़ती हैं। हाँ, और आखिरी 2 जोड़ी 11वीं और 12वीं ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। ये पीछे तो वर्टेब्रे से जुड़ती हैं पर आगे किसी से नहीं जुड़ती, फ्री रहती हैं। फ्लोटिंग, तैरती हुई। हाँ, ये सब मिलकर थोरासिक वर्टेब्रे, पसलियां और स्टर्नम पसली पिंजर बनाते हैं, रिब केज, जो हमारे दिल और फेफड़ों जैसे अंगों को बचाता है। सही है। ये हुआ अक्षीय कंकाल। अब उपांगीय कंकाल, अपेंडिकुलर। इसमें क्या है? उपांगीय कंकाल में हमारे हाथ पैर मतलब लिम्स और उनको अक्षीय कंकाल से जोड़ने वाली मेखलाएं, गर्डल्स आती हैं। इसमें कुल 126 हड्डियां होती हैं। 126? ओके। हर हाथ यानी अग्रपाद में 30 हड्डियां होती हैं। 30? कौन कौन सी? ऊपर की बाह में ह्यूमरस, निचली बाह में 2 हड्डियां, रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है। कलाई में 8 छोटी हड्डियां होती हैं, कार्पल्स। हथेली में 5 मेटाकार्पल्स और उंगलियों में 14 फैलेंजेस। गिन लीजिए, 1 + 2 + 8 + 5 + 14 = 30। हाँ, 30 हो गई। और पैर में? पश्चपाद। हर पैर में भी 30 हड्डियां। जांग में फीमा, ये बॉडी की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। फीमर। हाँ, सुना है। निचली टांग में टिबिया और फिब्युला। टिबिया मोटी वाली, फिब्युला पतली वाली। टिबिया, फिब्युला। टखने में 7 टार्सल्स। ध्यान दें, कलाई में 8 कार्पल थे, यहाँ 7 टार्सल हैं। अच्छा, एक कम। हाँ, पैर के तलवे में 5 मेटाटार्सल्स और पैर की उंगलियों में वही 14 फेलेंजेस। तो ये हुए 1 + 2 + 7 + 5 + 14 = 29। अरे, ये तो 29 हुए। हाँ आपने पकड़ लिया। एक हड्डी और है, घुटने की टोपी, पटेला, उसे मिलाकर 30 हो जाती हैं। अच्छा, पटेला। ओके, तो हाथ और पैर दोनों में 30-30 हड्डियां। और मेखलाएं, गर्डल्स? हाँ, 2 गर्डल्स हैं। एक पेक्टोरल गर्डल यानी कंधे की मेखला, ये हाथ को अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। इसमें 2 हड्डियां होती हैं हर तरफ, क्लैविकल यानी कॉलर बोन। ये सामने वाली? हाँ, और पीछे की तरफ स्कैपुला, वो तिकोनी चपटी हड्डी, शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला। स्कैपुला में एक गड्ढा होता है, ग्लीनॉइड कैविटी, जिसमें ह्यूमरस का सिर फिट होता है, कंधे का जॉइंट बनता है। ओके, और दूसरी मेखला? दूसरी है पेल्विक गर्डल, श्रोडी मेखला, कूल्हे की हड्डी। ये पैर को अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। ये 2 कूल्हे की हड्डियों, कॉक्सिल बोन्स से बनी होती है। 2 कॉक्सिल बोन्स? हाँ, और हर कॉक्सिल बोन खुद 3 हड्डियों के फ्यूज होने से बनती है, इलियम, इश्चियम और प्यूबिस। इलियम, इश्चियम, प्यूबिस, ये बचपन में अलग होती होंगी। हाँ, इनके फ्यूजन पॉइंट पर एक गहरा गड्ढा होता है, एसिटाबुलम। इसी में फीमर का सिर फिट होता है, कूल्हे का जॉइंट बनता है। एसिटाबुलम ग्लिनॉइड कैविटी से ज्यादा गहरा होता है। हाँ, ये ज्यादा गहरा और स्टेबल होता है। दोनों तरफ की प्यूबिस हड्डियां सामने की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम के जॉइंट से जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कंकाल, हड्डियों का ढांचा। लेकिन ये हड्डियां सिर्फ ढांचा नहीं है, ये आपस में जुड़कर मूवमेंट भी करवाती हैं। यहीं पर जोड़ों यानी जॉइंट्स का काम आता है। बिल्कुल,
जॉइंट्स वो जगह हैं जहां दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं और मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। स्रोत में 3 मेन टाइप के जॉइंट्स बताए हैं मूवमेंट के आधार पर। हाँ, रेशेदार, उपास्थीय युक्त और साइनोवियल। सही। रेशेदार संधि फाइब्रस जॉइंट्स, इनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता। हड्डियां बहुत मजबूती से फाइब्रस टिश्यू से जुड़ी होती हैं, जैसे खोपड़ी की हड्डियों के बीच के टाके, सूचर्स। अच्छा, खोपड़ी की हड्डियां हिलती नहीं है? नहीं। फिर है उपास्थीयुक्त संधि, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इनमें हड्डियां कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं और बहुत थोड़ी लिमिटेड मूवमेंट हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्रे के बीच के जॉइंट्स। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इनसे। हाँ, और तीसरे और सबसे कॉमन है साइनोवियल जॉइंट्स। इनमें काफी मूवमेंट हो सकती है। यही है जो ज्यादातर हिलने डुलने वाले जॉइंट्स हैं। हाँ, इनकी पहचान है कि हड्डियों के बीच में एक कैविटी होती है, एक खाली जगह जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड लुब्रिकेंट का काम करता है, चिकनाई देता है। ताकि हड्डियां आसानी से मूव कर सकें, घिसे नहीं। बिल्कुल, हमारे शरीर के ज्यादातर जॉइंट्स इसी टाइप के हैं। और साइनोवियल जॉइंट्स के भी कई प्रकार होते हैं, है ना? अलग अलग तरह की मूवमेंट के लिए स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए हैं। हाँ, मूवमेंट की रेंज और डायरेक्शन के हिसाब से इनके कई प्रकार हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खल्ली का संधि, जैसे कंधे और कोहनी का जोड़। इसमें एक हड्डी का गोल सिरा बॉल दूसरी हड्डी के कप जैसे गड्ढे सॉकेट में फिट होता है। इससे हर दिशा में मूवमेंट पॉसिबल है। हाँ, हाथ पूरा घुमा सकते हैं। सही। हिंज जॉइंट, हिंज संधि, जैसे घुटना और कोहनी। ये दरवाजे के कब्जे जैसा होता है, सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट करने देता है, आगे पीछे। जैसे दरवाजा खुलता बंद होता है। हाँ। पिविट जॉइंट, धुराग्र संधि, जैसे गर्दन में पहली और दूसरी वर्टिब्रा, एटलस और एक्सिस के बीच। इससे सिर को दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ना कहने जैसी मूवमेंट। अच्छा, ना कहने वाला जॉइंट। कह सकते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट, विसर्पी संधि, जैसे कलाई की कार्पिल हड्डियों के बीच या टखने की टार्सल हड्डियों के बीच। इसमें हड्डियां एक दूसरे पर थोड़ा फिसलती हैं, ग्लाइड करती हैं। बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं, पर थोड़ी ग्लाइडिंग। हाँ। सैडल जॉइंट, सैडल संधि, जैसे अंगूठे के बेस पर कार्पल और मेटाकार्पल के बीच। ये 2 प्लेन में मूवमेंट करने देता है, जिससे अंगूठा बाकी उंगलियों के अपोजिट आ सकता है। अंगूठे की खास मूवमेंट इसी वजह से है। हाँ, काफी हद तक। तो ये अलग-अलग तरह के साइनोवियल जॉइंट्स मिलकर हमें तरह तरह की गतियां करने लायक बनाते हैं। एकदम स्पष्ट है। तो पेशी कॉन्ट्रैक्ट होकर फोर्स लगाती है, कंकाल उसे ढांचा और लीवर देता है और जॉइंट्स मूवमेंट को संभव बनाते हैं। अब अंत में स्रोत में पेशीय और कंकाल तंत्र के कुछ विकारों, डिसऑर्डर्स का भी जिक्र है। मसल फटीग, पेशी श्रांति के बाद तो हमने की थी थोड़ी। और कौन से डिसऑर्डर्स मेंशन किए हैं? हाँ, स्रोत कुछ मुख्य डिसऑर्डर्स के नाम बताता है, जैसे माइस्थीनिया ग्रेवियस। माइस्थीनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर अटैक करता है। इससे क्या होता है? इससे मसल्स कमजोर हो जाती हैं, जल्दी थक जाती हैं। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये जेनेटिक है, आनुवंशिक। इसमें मसल्स धीरे धीरे खराब होती जाती हैं, डीजेनरेट होती हैं। ये गंभीर बीमारियां हैं। हाँ। फिर है टेटनी, इसमें बॉडी में कैल्शियम की कमी से मसल्स में बहुत तेज ऐंठन होती है, रैपिड स्पैज़म्स। कैल्शियम की कमी से? हाँ। फिर आर्थराइटिस, मतलब जोड़ों में सूजन, इन्फ्लेमेशन। इसके कई कारण हो सकते हैं। गठिया जिसे कहते हैं। हाँ, आम भाषा में गठिया कह देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी काफी कॉमन है, खासकर बुढ़ापे में और महिलाओं में मेनोपॉज के बाद। इसमें हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से जुड़ा है ये शायद? हाँ, एस्ट्रोजन का लेवल कम होना एक बड़ा फैक्टर है। और एक है गाउट, ये भी एक तरह का आर्थराइटिस ही है। इसमें जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे तेज दर्द और सूजन होती है। यूरिक एसिड बढ़ने से? सही। तो ये कुछ उदाहरण है कि इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या-क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की बातचीत गति एवं चलन पर। हमने शुरू किया मूवमेंट के टाइप से, फिर मसल्स की बनावट और उनके सिकुड़ने का वो कमाल का मैकेनिज्म, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसको समझा। हाँ, सार्कोमेर लेवल तक। फिर हमने अपने कंकाल के पूरे ढांचे को देखा, अक्षीय और उपांगीय, और ये भी जाना कि अलग-अलग तरह के जॉइंट्स कैसे मूवमेंट में मदद करते हैं, और आखिर में कुछ डिसऑर्डर्स पर भी बात की। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि जो मूवमेंट हमें इतनी सहज लगती है, चलना, हाथ उठाना, उसके पीछे मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर पूरे सिस्टम लेवल तक कितना गजब का कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्सिटी है।
सही बात है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इस इतने एफिशिएंट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ने हमें इवोल्यूशन में क्या एडवांटेज दिए होंगे, या आज के टाइम में इसकी समझ स्पोर्ट्स साइंस में परफॉर्मेंस बढ़ाने या फिर मेडिसिन और फिजियोथेरेपी में कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। कैसे बायोलॉजी की ये बेसिक समझ असल जिंदगी में इतनी जगह अप्लाई होती है। उम्मीद है इस बातचीत से लोकोमोशन और मूवमेंट से जुड़े जो मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्पष्ट हुए होंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अपनी खोज जारी रखें।